आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 11 मई का न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर सबसे पहले यही बात कही कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। आज से शुरू हुई टिकट बुकिंग, कल से चलेंगी विशेष रेलगाड़ियां। टिकट्स जैसे जैसे खरीदी जाएंगी, बुकिंग्स बढ़ेंगी तो डायनामिक प्राइसिंग भी हमें देखने को मिलेंगी। SBI ने की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में कटौती। सस्ता कर्ज दे सकें, इसके लिए जरूरी है कि बैंकों की जो पूंजी है वो सस्ती हो। बैंकों की पूंजी क्या है? हमारी और आपकी बचत। बुलेटिन में आगे बात करेंगे कैसे गांव में लाइफलाइन साबित हो रही है मनरेगा, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य खबरों के साथ मैं माधुरी। देश भर में 15 स्टेशनों के लिए कल से यात्री रेल सेवा शुरू। बुकिंग आज से शुरू हुई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, सरकार को देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हवाई और सड़क यात्रा के मार्ग भी खोलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर उच्चाधिकार समिति गठित करने के दिए आदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों को देखकर न हो परेशान, समय पर करवाएं इलाज। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67,000 से पार पहुंचा। वहीं 21,000 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। कांग्रेस ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों पर श्रमिक कानून में किए बदलाव का विरोध जताया। कहा, इससे मजदूरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, अभी चिकित्सकों की देखरेख में ही रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरा। व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए लीज रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। और आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन किया गया था पोखरण परमाणु परीक्षण। माधुरी, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस 5वीं वर्चुअल मीटिंग में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका दिया गया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल रहीं। बैठक में मुख्य तौर पर लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर ही चर्चा की गई। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इस बैठक पर नजर रखी। हिमांशु जी, सबसे पहले यही बताएं कि बैठक में क्या क्या हुआ और क्या पता चल पाया है। देखिए पूनम, मैं आज आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर सबसे पहले यही बात कही कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिवों से लगातार संपर्क में है। हमें अधिक फोकस रखना है और सक्रियता को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें, चुनौतियां क्या हैं और इसके रास्ते कैसे निकल सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए। आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देशित आधारित होंगे। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि 2 गज की दूरी की अगर ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। हम लॉकडाउन को कैसे लागू कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है। हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हमारे प्रयास जो है वो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है, हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े हैं। गांव तक ये संकट ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अंत में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आप सब आर्थिक विषयों पर अपना सुझाव दें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है इस पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कोरोना वायरस को ट्रैक करने में और उससे लड़ने में बहुत मददगार साबित हुई है। इसको जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने प्रवासी श्रमिकों को लौटाने की व्यवस्था की है, ट्रेन चलाई है। राज्यों का आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। पूनम जी, हिमांशु, मौजूदा लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, क्या इसको लेकर अभी तक कुछ संकेत मिला है?
देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि आज जब मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी तो उसमें नीतीश कुमार ने ये कहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाता है तो दूसरे राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं या अन्य लोग आएंगे, उससे संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। तेलंगाना पहले ही कह चुका है कि वो अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाएगा, यानी कि 31 मई तक के लिए उसने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से राज्य यही चाहते हैं कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन ये एक और बात है कि सब ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया जाए, यानी कि ग्रीन जोन में और थोड़े से रिलैक्सेशन दिया जाए, ऑरेंज जोन को भी रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन जो रेड जोन है उसे जो है बिल्कुल जो है सीमित रखा जाए और वहां पर बहुत ही सीमित उसमें जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाए। जी हिमांशु, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीति का मुद्दा उठाया है। इस बारे में आपको क्या पता चला है? देखिए पूनम, मुख्यमंत्रियों की इस बैठक के अंदर जब ममता बनर्जी की बोलने की बारी आई, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के साथ जो है वो भेदभाव कर रही है और इसी राजनीति के चलते जो है बहुत से राज्य जो है कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत पीछे रह गए। हिमांशु, ये बताएं कि ये मीटिंग कितनी देर और चलेगी और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी बात हो सकती है? देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे से जो है दूसरे चरण की बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले ये बैठक जो है 3 बजे से 5:30 बजे तक चली थी। आधे घंटे का ब्रेक हुआ, 6 बजे से ये बैठक फिर से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मुख्यमंत्रियों के जो भी फीडबैक हैं और जो उन्होंने अपने राज्यों की स्थिति का वर्णन किया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत के अंदर जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे और जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो देंगे। लेकिन लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पर फैसला जो है वो सरकार कह सकते हैं कि कल या परसों में लेगी और उसके बाद ही जो है एमएचए की तरफ से गाइडलाइन जारी हो सकती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से जो है राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। जानकारी दे रहे थे हिमांशु मिश्रा। वहीं भारतीय रेलवे ने आज से कुछ स्पेशल रूट्स के लिए ट्रेनों के टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। कल से चयनित रूट्स पर रेल सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लॉकडाउन के बीच कैसे चलेंगी ये ट्रेन्स और किन बातों का रखा जाएगा ख्याल, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आज तक संवाददाता मिलन शर्मा। जी पूनम जी, देखिए अब रेल सेवाओं को शुरू किया जा रहा है और जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स शुरू की जा रही हैं उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी टिकट बुक करवानी हो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ये जारी की जाएगी। अब पहली बात तो ये है कि सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग होगी, तो IRCTC की वेबसाइट में जाकर आप टिकट्स ले सकती हैं। कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां तक ये ट्रेनें चलेंगी, जैसे दिल्ली से पटना, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, दिल्ली से बाकी जगहों पर जहां पर भी ये जा रही हैं उसके निर्धारित टाइम टेबल रेलवे और सरकार ने जारी कर दिया है। लेकिन पूनम, देखा ये जा रहा है कि बहुत कम स्टॉपेज होंगे और ज़्यादातर ये ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ही जाएंगी। गिन के 2 या 3-4 स्टॉपेज होंगे इस ट्रेन के बीच में। उसके लिए एक डिटेल्ड ट्रेन प्लान भी जारी किया जाएगा रेलवेज के थ्रू। मिलन, ये भी कहा जा रहा है कि टिकट कुछ महंगे हैं। अब IRCTC की टिकट के जो प्राइस हैं इस पर काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। तो पूनम, मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त रेलवेज ने डिसाइड किया है कि ये राजधानी ट्रेन के टिकट के प्राइसेस के मुताबिक होगा, क्योंकि इसके फेयर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे और जिस तरीके से टिकट्स जैसे जैसे खरीदी जाएंगी, बुकिंग्स बढ़ेंगी, तो डायनामिक प्राइसिंग भी हमें देखने को मिलेंगी। तो जहां पर नॉर्मल फेयर होता है उससे थोड़ा महंगा इस वक्त रेलवेज की टिकट को रखा गया है। मिलन, लॉकडाउन के बीच ये रेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं, किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? रेलवे स्टेशंस को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर मॉनिटर किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास कंफर्म्ड ई-टिकट है और बुकिंग के बाद वो अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं तो आपको अंदर रेलवे
प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति दी जाएगी। ये सारी थर्मल स्क्रीनिंग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दोनों पर होगी। फिलहाल रेलवेज कह रहा है कि जब आप टिकट्स बुक करेंगे तो उसमें खाने और पानी का प्रावधान नहीं होगा। खाना पानी आपको खुद अरेंज करना होगा, अपनी तरफ से लाना होगा। और इस वक्त जर्नीज़ में रेलवेज ने ये भी कहा है कि आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा सुविधा जैसे कंबल, चद्दर, तकिया ये सब नहीं मुहैया करा पाएंगे रेलवेज। तो आपको ये सारा सामान अपना खुद ले जाना होगा। मास्क कवरिंग और फेस कवरिंग जो है वो अनिवार्य है, आपको मास्क पहन के रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में भी आपको मेंटेन करनी होगी। और ये भी रेलवेज ने साफ कर दिया है कि एजेंट्स के थ्रू बुक की हुई टिकट्स नहीं मानी जाएंगी, आपको खुद टिकट्स बुक करवानी पड़ेंगी। मिलन, ये समझाएं, सरकार जो श्रमिक ट्रेनें चला रही थी क्या वो चलती रहेंगी? अब उनकी क्या स्थिति है? देखिए पूनम, जहां तक श्रमिक ट्रेनों का सवाल है, भारतीय रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि 300 श्रमिक ट्रेनें भारतीय रेलवे चलाएगी और ये अलग से चलेंगी। ये जो ट्रेन है ये नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से अलग रहेंगी, जिनके एसी कोच होंगे। ये वाली स्लीपर कोच की ट्रेनें हैं और ये निर्धारित उसी तरीके से चलती रहेंगी जिस तरीके से अभी तक भारतीय रेलवे श्रमिक ट्रेन चलाता रहा है। और ये सरकार और राज्य सरकारों की स्टेट रिक्वेस्ट पर चलेंगी। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स तक जो श्रमिक मजदूर जाना चाहते हैं उनको वहाँ अपने राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और वहीं से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसका किराया श्रमिक मजदूरों को नहीं देना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलन। तो टिकट IRCT की वेबसाइट पर आज शाम 4 बजे से बुक होने थे, लेकिन वेबसाइट नहीं चल पाई। बाद में रेलवे ने 6 बजे का समय दिया, लेकिन लोगों को टिकट बुक करने में दिक्कतें आ रही हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने पिछले दिनों फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती की थी। FD पर SBI की जो नई दरें हैं वो 12 मई यानी कि कल से लागू होंगी। ये SBI द्वारा पिछले 2 महीने में तीसरी बार की गई कटौती है। लोग FD में सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। आखिर बैंक लगातार ब्याज दर में कटौती क्यों कर रहे हैं, यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक शुभम शंकधर से। बैंकों के ऊपर ये दबाव है कि वो क्रेडिट दें, यानी कि कर्ज दें, लोगों को सस्ता कर्ज दें जिससे कि इकोनॉमी को सहारा मिल सके और जो स्लोडाउन की स्थिति है, जो मंदी तक पहुंच गई है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, मांग निकलेगी, घर बिकेंगे, कारें बिकेंगी, लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन लेंगे तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि बैंक जो है वो सस्ते कर्ज दें, बैंकों को सस्ता कर्ज दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि बैंकों की जो पूंजी है वो सस्ती हो। बैंकों की पूंजी क्या है? हमारी और आपकी बचत, जो हम FD में पैसा रखते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, वही दरअसल बैंकों की एक तरीके से पूंजी होती है। अब उस पूंजी पे जब बैंक ब्याज घटाएंगे तो तभी वो सस्ता कर्ज दे पाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 महीने में लगभग तीसरी बार ये कटौती की है और इसी के साथ साथ उन्होंने लेंडिंग रेट जो MCLR है उसको भी घटाया है, जिससे क्या हुआ कि जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनकी EMI में थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो बैंक में पैसा रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है उन लोगों से जो बैंक से कर्ज लेते हैं। तो यानी कि अगर आपने बैंक से कर्ज ले रखा है या नहीं ले रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बैंक में आपकी FD है, आपके बचत खाते में पैसा है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका नुकसान होगा। यहाँ एक और चीज समझने वाली ये है कि बैंक ने FD में ही केवल ब्याज दरें घटाई नहीं है, इससे पहले अप्रैल में छोटी बचत योजनाओं पर भी सरकार ने अप्रत्याशित कटौती की थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर आप बात करें, जो सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है, उसमें भी ब्याज दरें घटाकर 7.4% पर ले आए थे, जो सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम होती है। छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज घटाने के पीछे जो मकसद था वो यही था, बैंकों को ये डर था कि अगर वो ब्याज दरें FD पर बहुत ज्यादा घटाएंगे तो लोग FD से पैसा निकाल के और छोटी बचत योजनाओं में चले जाएंगे, और छोटी बचत योजनाओं में पैसा ना जाए इसके डर से पहले सरकार ने, बैंकों का दबाव था सरकार पे कि आप छोटी बचत योजनाओं से पर ब्याज दरों को घटाइए। तो इस वजह से छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को तेजी से घटाया गया। इधर बैंक ने FD पर और सेविंग अकाउंट पर तो SBI के अब केवल 2.75% ब्याज मिलता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है तो वो केवल आपको 1 लाख रुपए में साल भर में पता चला आपको केवल 2775 रुपए करीब बनेगा आपका ब्याज का।
इसमें एक सवाल और है कि अभी जो ब्याज दर घटाने से जो लोगों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई वो आज के समय में कैसे कर सकते हैं? कोई ऑप्शंस उपलब्ध हैं बाजार में, सेफ ऑप्शन? जी देखिए, चाहे बैंक में एफडी हुई, चाहे छोटी बचत योजनाएं हुई, इनमें दरअसल ये ट्रेडिशनल एक हमारे देश में भरोसे का प्रतीक माने जाते हैं जहां तक निवेश की बात है। तो लोगों को जोखिम ना हो, बिल्कुल उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, इसलिए वो दरअसल बैंक की एफडी या छोटी बचत योजनाओं, पीपीएफ खाता हो गया या मंथली सेविंग स्कीम हो गई, उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन ये समझने की बात ये है कि अगर आपको ऐसे गेंस चाहिए जो कम से कम महंगाई को मात दे सके, तो वो भारत में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है अभी आपके पास जो आपको बिना लॉकिंग के, हमेशा लॉकिंग के साथ आएगी। जैसे आप पीपीएफ है तो 15 साल का लॉकिंग पीरियड के साथ आएगी, 5 साल की एफडी है तो वो भी 5 साल के लॉकिंग के साथ आ रही है, किसान विकास पत्र हुए। तो अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है दरअसल देश में वो वही सिनेरियो है कि आपको कम ब्याज मिलेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को खर्च करने के प्रति प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो। एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बाजार विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर आप लंबी अवधि के लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल के नजरिए से, 8 साल के नजरिए से निवेश करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर बाजार में, शेयर बाजार में धीरे धीरे वो पैसा लगाकर और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न कमा सकता है। जानकारी दे रहे थे शुभम शंकधर। इसी बीच सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ होने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक को टाल दिया गया है और फिलहाल नई तारीख की घोषणा नहीं की गई। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनरेगा की। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन है। इसी बीच बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ लौटे हैं। रिवर्स माइग्रेशन की ये प्रक्रिया सरकार की किसी नीति की वजह से नहीं, बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से हुई है। लाखों मजदूर गांव में वापस लौटे हैं। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या पहले से लचर ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन मजदूरों को काम दे पाएगी? इसी बीच सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना की भूमिका और अहम हो गई है। क्या कहते हैं मनरेगा के आंकड़े? यही समझा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता मंजीत ठाकुर से। जहां तक मनरेगा की बात है, सभी राज्यों ने, खासकर अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात की जाए, तो वहां पर इस लॉकडाउन के बाद मनरेगा के काम बढ़े हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो। जब ई कॉन्क्लेव हो रहा था आज तक का, तो उसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस मनरेगा में 62,000 लोग काम कर रहे थे, उसको 12 लाख लोग वहां पर अब काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अप्रैल में 18.5 लाख मजदूरों को रोजगार मिला और महाराष्ट्र में जो है वहां के 12 अप्रैल के जो आंकड़े थे, 40,000 लोग मनरेगा में काम कर रहे थे। 5 मई का आंकड़ा ये कहता है कि 3.5 लाख से अधिक लोग वहां पर काम कर रहे थे। अमरावती, गढ़चिरौली जैसे इलाकों में ज्यादा काम हो रहा था। बिहार में जो है 7.5 लाख लोग काम में जुटे थे। 90% पंचायतों में काम शुरू हो गया। आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग, प्रवासी मजदूर जो हैं वो लौटे हैं। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनसे कहा कि मनरेगा के अंदर 10 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएं, 10 लाख रोजगार सृजित किए जाएं, जबकि वहां पहले यानी 27 अप्रैल की जो क्षमता थी वो 5 लाख थी। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकारों को ऐसा लगता है कि मनरेगा ही ऐसी चीज है, ऐसी योजना है जिसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डूबती नब्ज को थामा जा सकता है। क्योंकि मनरेगा जो है वो रोजगार भी देगा, मनरेगा जो है लोगों के पास पैसा आएगा, कुछ खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहेगी, सांस रुक रही है वो चलती रहेगी। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 5 मई की तारीख को राज्य में करीब 15.25 लाख, 14,73,000 लोग मनरेगा के काम में लगे हुए थे। और ये उस समय ये स्थिति है जब उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में काम नहीं के बराबर चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। कुल मिलाकर कहा जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक और अच्छा काम ये किया कि मनरेगा में 611 करोड़ रुपए जो मजदूरी का बकाया था वो चुका दिया। 27 लाख परिवारों के खाते में फटाफट पैसे चले गए। लेकिन अगर लॉकडाउन के प्रभाव के हिसाब से देखें तो 2014, 2015, 2016 से लेकर के 2020 तक की जो अवधि है उसमें 2020 में मनरेगा के तहत बहुत कम काम हुआ था। मोदी सरकार ने कहीं न कहीं ये समझा कि मनरेगा जो है वो कांग्रेस की विफलता का स्मारक है और इसलिए बहुत नजरअंदाज करने वाला रवैया रहा उनका। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो मनरेगा ही थाम सकती है।
ऐसे में मंजीत जी सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी, ऐसे समय में कितनी बड़ी चुनौती है मनरेगा के सामने इन्हें रोजगार देने की। मनरेगा के सामने रोजगार सृजन की परीक्षा की घड़ी है, बहुत पहाड़ सी चुनौती है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें कि कितने लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं, 2011 का आंकड़ा लेंगे तो देश भर में प्रवासी मजदूरों की संख्या 45 करोड़ के आसपास है, जिसमें से एक से दूसरे राज्य में, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरस्टेट जो माइग्रेंट लेबरर्स कहते हैं, करीब करीब 5.5 करोड़ है, बल्कि 5 करोड़ 60 लाख के आसपास है। 2011 का आंकड़ा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2017 बताता है कि 2011 से 2016 के बीच भारत में 90 लाख लोग सालाना पलायन का शिकार हुए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते रहे हैं। तो गांव लौटने वाले जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है, उसको लेकर के सरकार भ्रम में है। सरकारी अनुमानों से ये ज्यादा है, क्योंकि रोजगार सृजन का आंकड़ा रहा है वो 7 वर्षों में सबसे कम रहा है। इस अप्रैल में वो 25 अप्रैल के बाद से उसमें काफी ज्यादा मांग बढ़ी है। अगर हम मांग बढ़ने वाले जो आंकड़े हैं, अगर हम उसकी बात करें, 29 अप्रैल तक के आंकड़े अगर देखें, जो 2019-20 में छत्तीसगढ़ में 20% बदलाव हुआ है। बदलाव मतलब ज्यादा लोग काम मांगने आए हैं। ओडिशा जैसे राज्य में 16% अधिक लोग काम मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 24% ज्यादा लोग पिछले साल के मुकाबले काम मांग रहे हैं। हमेशा इन आंकड़ों को पिछले साल के इसी अवधि के दौर में जो काम मांगने वाले लोग थे उसकी तुलना में देखा जाता है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी ध्यान में रखना होगा ऋतुराज, कि जो काम मांगने वाले लोग हैं उनकी संख्या हमेशा वास्तविक संख्या से कम होती है, आंकड़ों में दर्ज की जाती है। क्योंकि अगर काम मांगा किसी ने और सरकार उसको काम नहीं दे पाई तो उसके लिए उनको भत्ता देना पड़ता है। इसलिए सरकारें जो है हतोत्साहित करती हैं कि काम जो है वो दर्ज नहीं हो, कम से कम उनको। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि जो मनरेगा में काम करने का औसत है, जो 100 दिन की गारंटी योजना होनी चाहिए थी, आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 47 दिन का रोजगार उसमें मिलता रहा है। रितिका खेड़ा है, IIM अहमदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के खाते में और अधिक डालना चाहिए सरकार को, अगर वो चाहती है कि अर्थव्यवस्था चलती रहे। तो हमारा यही कहना है, बुरे वक्त में अगर सरकार लचीला रुख अपनाए किसी योजना को लेकर के, तो जो इस विफलता का स्मारक था वो सफलता के शिलालेख में बदल सकता है। शुक्रिया मंजीत ठाकुर। बढ़ते हैं आगे। उर्दू साहित्य में आला मकाम हासिल करने वाले मशहूर अफसाना निगार सआदतन हसन मंटो आज ही के दिन लुधियाना पंजाब के समराला में पैदा हुए थे। मंटो ने अपनी कहानियों में विभाजन, सांप्रदायिकता, दंगों पर जमकर कटाक्ष किए और समाज के नग्न यथार्थ को कागज पर उतारा। बू, ठंडा गोश्त, खोल दो और टोबा टेक सिंह जैसी कहानियां लिखने वाले मंटो अपनी बेबाकी के लिए विवादों में रहे और अपने लेखन के लिए उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़े। मंटो के बारे में कहा जाता है कि वो जितने मशहूर हुए उतने ही बदनाम भी। नामी गिरामी में आज बात मंटो की। ये वाक्य सुनते ही साहित्यिक दुनिया में दखल रखने वाले लोगों के मुंह से अगला शब्द जो अपने आप निकलता है वो है टोबा टेक सिंह। और टोबा टेक सिंह के साथ जो नाम जुड़ा है वो है उर्दू साहित्य में आला मकाम हासिल करने वाले मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे सआदत हसन मंटो की। 11 मई 1922 को लुधियाना पंजाब के समराला में पैदा हुए मंटो शुरुआती दिनों में अमृतसर में रहे और बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन तलाशने बम्बई आ गए। मंटो को बम्बई बहुत पसंद था, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पसंद की चीज़ों से सबसे पहले हाथ छूटता है। मंटो के साथ यही हुआ। बंटवारा हुआ, बम्बई छूटा और पाकिस्तान जाना पड़ा। सरहदी दरारें उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। बम्बई छोड़कर पाकिस्तान जाने के बाद मंटो की कहानियों में दर्द की कराहें सुनी जाने लगी। मंटो ने अपनी कहानियों में विभाजन, सांप्रदायिकता, दंगों पर इतने निर्मम कटाक्ष किए कि पढ़कर आप समाज की ओर मुंह ताकते रह जाएंगे। मंटो दुनिया की परवाह से जुदा थे। वो जो लिखना चाहते थे लिखते थे और खुलकर लिखते थे। उर्दू भाषा के युवा लेखक तसनीफ हैदर मानते हैं कि मंटो ने अपनी कहानियों में आदमी के अलग अलग फ्रस्ट्रेशंस पर
इतनी तफसील से बात की है कि उन्हें पढ़ने से पता लगता है कि आदमी कितना घुटनज़दा है। तक़सीम और तवाइफ़ों जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे लिखने के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ पे लिखा। ज़ाहिर है तवाइफ़ के मौजू पे उस ज़माने में लिखना अपने आप को बदनामी के गार में धकेलने जैसी बात थी, लेकिन मंटो ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। उन्होंने जहां एक तरफ मेरा नाम राधा है जैसी कहानी लिखी, जिसमें औरतों का फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल जो है उसको उन्होंने दर्शाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने इस तरह की भी कहानियाँ लिखी हैं जो कि रिलीजन के कन्वर्जन के रुझान पे हैं, जैसे कि दो कौमें हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि उनकी मुख्तलिफ कहानियों में बिखरे पड़े हैं और आज भी हमारे समाज को कहीं ना कहीं कचूके लगाते रहते हैं। तक़सीम पे लिखी हुई कहानियाँ जिस नफ़रत को, ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम नफ़रत को जिस तरह उजागर करती हैं, हम आज के दौर में उसको बहुत, सोशल मीडिया के दौर में उसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। तसनीफ हैदर। मंटो ने जितनी शोहरत कमाई उतनी ही बदनामी भी। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मंटो ने आदमी के भीतर के उन्हीं 10-20 आदमियों को कई कई बार देखा और दिखाया भी। बू, ठंडा गोश्त, खोल दो और काली सलवार ऐसी ही कहानियां हैं। दरअसल मंटो उस वक्त को कागज़ पर उतार रहे थे जो ये मानने को तैयार नहीं था कि हम इसी समय में जी रहे हैं। उल्टा दोष मढ़ा गया कि मंटो अपने समय से आगे के लेखक हैं। इसीलिए मंटो ने कहा भी कि मैं उस सभ्यता, समाज और संस्कृति की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। यही वो बात है जो मंटो को बदनाम करके भी बुलंदी के उरूज पर ले जा रही थी। इतने सालों बाद भी समाज की सच्चाइयों पर बोलना खतरे से खाली नहीं माना जाता। शायद इसीलिए मंटो चौंकाते हैं और पीढ़ियों को प्रभावित भी करते आए हैं। मंटो ने कहा था, दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। आज हम भूख से तड़प रहे लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलता हुआ देख रहे हैं, तो उनका ये कथन और भी ज्यादा सच लगता है। नामी ग्रामी में महान साहित्यकार मंटो को याद कर रहे थे अंजुम शर्मा। ये खास पेशकश का एक छोटा सा हिस्सा था। पूरा सुनिए हमारे पन्ने aajtak.in/radio पर। और अब सुनते हैं बाजार का हाल हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज जो कारोबारी सत्र था एक प्रॉफिट बुकिंग का कारोबारी सत्र था। हमने देखा कि बाजार सुबह तेजी के साथ, बढ़त के साथ खुले। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली और निफ्टी दिन के कारोबार में 9439 के स्तर तक पहुंचा। 9400 के ऊपर स्तर पहुंचने के बाद वहां से मुनाफा वसूली हावी हुई और बाजार बंद होते होते निफ्टी फिर से 9200 के स्तर के आसपास आ गया और फाइनली एकदम फ्लैट कह सकते हैं कि 12 पॉइंट टूट कर 9239 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी करीब 0.25% की गिरावट के साथ 81 पॉइंट गिरकर 31,561 के लेवल पर बंद हुआ। ये गिरावट तेज हो सकती थी, ये गिरावट में ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन जिस सेक्टर ने इस गिरावट को संभाला वो था ऑटो सेक्टर। आज ऑटो शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, सारे ही शेयर 6% से ज्यादा तेज थे। जबकि आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर में, बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। एक शेयर जो आज के बाजार में अपर सर्किट हुआ वो आईआरसीटीसी था। ट्रेनें खुलने के बाद ये एक पॉजिटिव खबर थी शेयर के लिए, जिसके बाद आज हमने देखा कि आईआरसीटीसी के शेयर ने अपर सर्किट को छुआ। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज ऑटो सेक्टर जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा तेज था और बैंकिंग में गिरावट थी। बाकी मोर और लेस फार्मा शेयरों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी, आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। लेकिन एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 734 शेयर जहां एडवांस थे, वहीं पर गिरने वाले शेयरों की संख्या 829 थी। शुक्रिया शुभम शंकधर। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नमस्कार, मुख्य खबरों के साथ मैं माधुरी। देश भर में 15 स्टेशनों के लिए कल से यात्री रेल सेवा शुरू। बुकिंग आज से शुरू हुई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, सरकार को देश के आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हवाई और सड़क यात्रा के मार्ग भी खोलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर उच्चाधिकार समिति गठित करने के दिए आदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों को देखकर न हो परेशान, समय पर करवाएं इलाज। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67,000 से पार पहुंचा। वहीं 21,000 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। कांग्रेस ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों पर श्रमिक कानून में किए बदलाव का विरोध जताया। कहा, इससे
मजदूरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, अभी चिकित्सकों की देखरेख में ही रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरा। व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए लीज रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। और आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन किया गया था पोखरण परमाणु परीक्षण। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो पर हम आपके लिए खास पॉडकास्ट तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है हर जरूरी खबर को सीधी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की। हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट, या आजतक.com पर ऊपर कोने में आपके दाईं तरफ रेडियो आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।